डियर एवरीवन, आज के क्लास का टॉपिक है सीबीएसई टर्म 2 केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स का आज सिलेबस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा यहाँ पे आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट कवर होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊंगी, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। विद आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं है। आप कम समय में अच्छी तैयारी की बात करते हैं कि कैसे कम समय में आप तैयारी, तो 1 महीने 1.5 महीने बचे हैं आपके पास, तो उसके लिए इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, आपका प्रिपरेशन 100% सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करती रहूँ। ठीक है, तो चलिए पहला आज ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा आपको कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ देखेंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज तो हो रखा है आपका टर्म फर्स्ट में, इसलिए इस बार एमसीक्यूज आएगा नहीं, इसलिए 2 मार्क्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर अ रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर अ रिएक्शन 2NH3 गैस प्लैटिनम N2 गैस 3H2 गैस। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको रेट इक्वल टू के। पहला क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, एंड सेकंड है राइट द यूनिट ऑफ के। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है कि चूंकि रेट इक्वल टू क्या दिया है के, इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, सिंस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, एंड एज 2 molecules of NH3 reacts to form product, molecularity is 2। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 2NH3 लिखा गया है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट बनता है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसी का सेकंड पार्ट क्या है, द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होता है विच इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपने कर लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने का नीड नहीं होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर पर लीटर मोल पर सेकेंड एंड लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको रेट लॉ और रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर देना है, और ये जो यूनिट दे रखा है इससे फिर आपको बताना है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेट लॉ क्या कहते हैं। रेट लॉ जो है, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power which may be or may not be the same as the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। कहने का मतलब ये हुआ कि रेट लॉ में जो होता है आपका जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस पर पावर रेज होता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन जो बनाते हैं हम लोग उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वही उसके पावर पे रेज होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता भी है सेम और कभी कभी डिफरेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि ये जो ए आप देख रहे हैं और बी देख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये है वही यहाँ लिखा गया है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट होता है। सम टाइम आपको लगता है किसी किसी इक्वेशंस को, किसी किसी रिएक्शंस को देखकर कि ये जो दिया गया बैलेंसिंग के लिए वही यहाँ पे रेज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड लिखा गया, मे बी और मे नॉट बी। ऐसा नहीं लिखा गया कि मे नॉट बी ओनली। ठीक है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो रेट लॉ में इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। आपको लगेगा कि 2 मार्क्स में इतना लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ता है। सीबीएसई में आपका जो मार्किंग स्कीम है, जो तरीका है उसके कॉपी चेक करने का, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेट कांस्टेंट देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही रेट लॉ में आपने देखा रेट इक्वल टू क्या हो गया, के
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यूनिट हो जाएगा, जब इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा यूनिट हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बस रेट कांस्टेंट, यही के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। के इक्वल्स टू क्या है, रेट कांस्टेंट, है ना। तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट मे बी इक्वल टू, है ना, इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। जब यूनिट हो जाए तो आप कहेंगे कि के इक्वल टू रेट, ठीक है। तो इस तरीके से याद करते हैं, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको कि यूनिट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो के इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था कि यूनिट दिया हुआ है पर लीटर मोल पर सेकेंड, तो ये किसका होता है यूनिट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फिर लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, आपको फैक्टर्स बताने हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। रिएक्टेंट, अब कैसा रिएक्टेंट, अगर बहुत रिएक्टिव नेचर का होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये सभी को पता है कि पहले ब्रेक करता है ओल्ड बॉन्ड, उसके बाद ही न्यू बॉन्ड फॉर्म करता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, इन प्रोडक्ट में वो, ठीक है। तो सभी का अलग अलग होता है, आपको बॉन्ड ब्रेकिंग का एनर्जी अलग अलग होता है। तो जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कम होगा, यानी कम एनर्जी में जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन शो करेगा। हेंस द रिएक्टिविटी ऑफ substance is related to the ease with which the specific bond are broken or formed, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 2NOO2 रिएक्ट करता है तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है, ये स्लो रिएक्शन होता है। बात आप समझ गए कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मीनिंग है कि कौन सा रिएक्टेंट है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी जल्दी होगा, ठीक है। तो यानी कम एनर्जी दिया आपने, कम खर्च किया और आपका प्रोडक्ट बन गया, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब हुआ कि मात्रा, रिएक्टेंट्स की मात्रा पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आप जानते हैं कि अगर किसी रिएक्टेंट्स की मात्रा अधिक होगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन फास्टर इज द रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्टेंट्स का मात्रा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी फास्टर होगा। दैट इज़ वाई अ कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली इन अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन देन इन अ रूम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक ज़्यादा करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही है, बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी तो बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जल्दी से ब्रेक कर जाएगा। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जनरली ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एक बारी अगर 10 केल्विन राइज होता है टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है कैटलिस्ट की, 4th नंबर पे है कैटलिस्ट। इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन विद अ लो एनर्जी बैरियर। यानी ये क्या करता है ना, जैसे आपको आगे चल के ये क्वेश्चन भी है कि अगर रिएक्टेंट है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी पाना होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ है, कैटलिस्ट उसी एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आ देता है यहाँ तक, ठीक है। तो जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बिना गेन किए कोई भी रिएक्शन
प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये नियम है, ठीक है। तो ये जो पीक आप देख रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होता है, तो इसी को अल्टर कर देता है, इसी को घटा देता है कैटलिस्ट और रिएक्शन फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आगे आपको बताया जाएगा, तो थोड़ा सा समझाने के लिए कर दिया ताकि आपको रटना नहीं पड़े। रटिएगा नहीं बच्चों, एक बार ही पढ़िएगा, मेरी बात को सुनिएगा, आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन आपने लिख देना है इनका। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of the any one of the reactants or product over a long time interval। ओके, लॉन्ग टाइम इंटरवल पे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि रेट, एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट, ठीक है, एवरेज रेट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो निशान आप देखते हैं इसका मतलब चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या है, रिएक्टेंट है, और इसलिए रिएक्टेंट में निगेटिव साइन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ेगा, इसलिए इसमें प्लस होता है, कोई खास बात नहीं है। रिएक्टेंट में निगेटिव शो करना होता है इसलिए क्योंकि ये दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है और प्रोडक्ट में प्लस चार्ज होता है, चार्ज नहीं, प्लस का निशान देते हैं, मीन्स कि ये समय के साथ बढ़ रहा है। तो मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पे अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज को दिखाते हैं आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को आप जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर इसका काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे उसी में लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ change in concentration of any one of the reactants or products at that particular instant of time। एक particular instant of time पर जो करेगा तो उसको instantaneous rate of reaction कहते हैं। याद रह जाएगा आपको, particular instant of time, instant से instantaneous बना है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से R gives P है, reactant से product बना, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी। ये डी आपको पता है मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते होंगे तो, कि डी जो होता है वो डिफरेंशियल बहुत छोटे ये को दिखाने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है। तो डी आर डी बाई टी प्लस डी पी डी बाई टी, वेयर डी टी क्या है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। इनमें देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 आएगा, ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स में तीनों क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई 2 आएगा, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीनों आप पढ़ लें, जो भी आएगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लिया कि आपने ये रिएक्शन लिखा है, रेट लिखा, के इक्वल्स टू पावर, देखिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा गया क्योंकि ये बात आपको पहले ही बताया गया कि जो पावर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही यहाँ पे रेज होगा, एक्सपेरिमेंटली ये पता किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई, ये जो रेट लॉ में जो दिया रहेगा ना, आप जो रेट लॉ बनाने के रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेके और उसके ऊपर जो पावर दिया है उसका सम करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। मान लिया कि कोई भी, मान लीजिए आर इक्वल्स टू दिया है के, और ए के ऊपर दिया रहेगा 1 और बी के ऊपर 2, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, ठीक है, वही चीज़ है ये। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x + y से हो जाएगा, वेयर x एंड y आर एक्चुअल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर द रिएक्शन, जो एक्चुअल होता है, जो एक्सपेरिमेंटली आप पता करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब
वैसे रिएक्शन को कहते हैं जो नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं। तो हर एक स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप जो होता है वो कहलाता है एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ स्टेप लीडिंग टू अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने वाला जो स्टेप होता है उसमें जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, जो ऑलवेज एक होल नंबर ही होगा, होल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल देखिए H2Cl2 है तो 2HCl बन गया, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2 और 1 मॉलिक्यूल Cl2, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2, यानी 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट बनता है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के दिए हुए हैं उनको ऐड कर लीजिए, वही उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस भी आप समझ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में। मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है, रिएक्टेंट जितने दिए हैं वो सारे का सारा आपका मॉलिक्यूलरिटी में आ जाता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे पावर रेज होता है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। बात आ गई समझ में, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। और रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, यानी फर्स्ट ऑर्डर है ए पे और सेकेंड ऑर्डर है बी पे। तो क्या करना है हमें, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दूसरा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अब ये देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने लिखा है, हो सकता है आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स ही लिखा रहे, 4 टाइम्स लिखा रहे। तो यहाँ पर्पस ये है कि किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो बताना। ये नहीं कि हो सकता है ये हूबहू क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज कुछ डिजिट वगैरह चेंज करके भी आ सकते हैं। तो सीखिए बनाना, कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। दोनों का डबल कर दिया जाए। बात आप समझ चुके हैं। तो देखिए जो कह रहा था क्वेश्चन में वो पहले करिए। और रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर बी, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो गया, रेट इक्वल टू -dr/dt इक्वल्स टू के। फर्स्ट ऑर्डर है ए पर तो ए पर 1 पावर और सेकेंड ऑर्डर है बी पर तो बी पर 2 पावर। यही कह रहा था कि फर्स्ट से ए पर क्या है फर्स्ट ऑर्डर, अब बी से सेकेंड ऑर्डर। ओके क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो सेकंड नंबर है कि अब आप क्या कीजिए, ये आपका एक जेन्यून रेट आपने निकाला जो कि आपके क्वेश्चन का रेट है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप रेट को क्या करते हैं, बी को 3 टाइम्स कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स कर देते हैं, तब क्या होगा, तो कुछ तो रेट में फ़र्क पड़ेगा ना। तो देखिए व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी 3b कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये मान लीजिए ये रेट 1 था, ये रेट 1 है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो रेट 2 इक्वल्स टू के ए, यहाँ पे 3 है ये लिखा गया, 3b का होल स्क्वायर। तो ये करोगे आप तो 3 3 9 के, ये आ गया आपका। तो देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया, जस्ट ये अंडरलाइन देखें आप और इस अंडरलाइन को देखें, सेम है, यानी रेट फर्स्ट हो गया। तो कितना हो गया, रेट जो है आपका क्या हो गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। यहाँ पे रेट 1 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो आपका रेट 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेट इज इंक्रीज बाई 9 टाइम्स हो गया। उसी तरह से थर्ड में कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बी और ए दोनों का डबल कर दीजिए। तो ए का डबल कर दिया, बी का भी डबल कर दिया। क्लियर, तो देखिए इसका 2 और इसका 2b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया 2 बार 2 लिखा जाएगा, तो 2 × 2 के कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन बी। ठीक है, तो ये फिर से आप देख रहे हैं कि रेट फर्स्ट के जैसा हो गया, तो रेट फर्स्ट हो गया। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी रेट इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चंस आपने देखे कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों को डबल करते हैं तो क्या हुआ, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 3 टाइम्स करते हैं तो क्या हुआ। हो सकता है आपको दे देगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स कर दीजिए, तो वो आप अपने हिसाब से उसको करेंगे। ये सिर्फ क्या था, शुरुआत में ये जो था ये रेट फर्स्ट था जो कि क्वेश्चन का डिमांड था। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाना है, जो बढ़ाना है वैसे बढ़ा के हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, ये कंपेयर किया। ठीक है, तो समझ गए आप। आई होप समझ रहे हैं आप कि कैसे करना है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे।
तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे रखा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन आरपी द वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन एज, ऐसे गिवन आपको दे रखा है, ऐसा प्लॉट दे रखेगा। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है। और सेकंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल्स टू होता है -KT प्लस आर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टांट, आर नॉट जो देख रहे हैं आर नॉट बोलते हैं इसे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टांट। तो कंपेयर करेंगे इसको किससे, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इसमें c जो होता है इंटरसेप्ट होता है और ये m जो होता है वो स्लोप होता है, m जो होता है स्लोप होता है और c इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ जब कंपेयर करेंगे आप इन दोनों को, तो यहाँ m की जगह क्या है -K है, तो स्लोप क्या हो गया -K, और आपका ये जो c है वो क्या हो गया R0, तो इंटरसेप्ट इक्वल टू R0 हो गया। ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चूंकि यहाँ बना था ग्राफ में, इसलिए स्ट्रेट लाइन के साथ ही उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, आधा लाइफ है ना, तो बस वही लिख देना है। इट इज टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कहने का मतलब हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए रिएक्टेंट का, जितना वक्त उसमें लगे उसे कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर एक है रिएक्टेंट तो इसके होने में, हाफ होने में जितना टाइम लगे वही होता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, मतलब समझ गए आप कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जितना वक्त लगता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा हो उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इक्वल्स टू R0/2K, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इक्वल टू 0.693 केल्विन। क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसलिए सिर्फ ऐसे लिख देना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है T हाफ, आपको याद होना चाहिए, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार आपको कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत कम समय में केमिस्ट्री का प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कलेक्शन में लाने का मकसद क्या है वो समझिएगा आप। देखिए द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स दिखाया गया है, जहाँ भी आप इस तरह से ब्रैकेट में देखेंगे साइड में लिखा हुआ वो उसका मार्क्स है। ठीक है, SO2Cl2 गैस और SO2 गैस Cl2 गैस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ एक्सपेरिमेंट 1 2 टाइम 0, यानी ये इनिशियल टाइम है। ठीक है, जब शुरुआत हुआ, और टाइम 100, टोटल प्रेशर 0.4 0.7, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ATM में दिया हुआ है आपका प्रेशर। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, लॉग का वैल्यू दे रखा है log 4 और log 2 का। अब आप इसको बनाएंगे तो देखिए इसमें क्या है, गैस है ये, तो गैस आपको पढ़ाया गया है कि जब आपका गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ आपने ये रिएक्शन लिखा, इनिशियल प्रेशर मान लिया PI से इनिशियल, तो इनिशियली क्या है रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है इसलिए P इनिशियल इसका ही होगा। प्रोडक्ट तो इनिशियली होता नहीं है क्योंकि जब शुरुआत हुआ रिएक्शन का उस समय तो रिएक्टेंट ही सिर्फ होगा ना, प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 0। लेकिन आफ्टर टाइम T क्या होगा, इसका पार्शियल जो भी इसका इनिशियल प्रेशर है उसमें से P प्रेशर निकलेगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या निकलता है, कॉन्सेंट्रेशन निकलता है, वैसे प्रेशर वाले में प्रेशर निकलेगा। तो PI से P निकालेंगे तो यहाँ PP बनेगा। जैसे A में से X निकालते हैं तो XX बनता है उधर प्रोडक्ट में जो बताया गया है कॉन्सेंट्रेशन वाले में, वैसे। तो यहाँ पे हो गया, ये काम आपने कर लिया। फिर टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T कैसे निकलेगा, PT इक्वल्स टू PI माइनस P प्लस P प्लस P। तो सॉल्व करेंगे तो PI प्लस P हो गया, यानी कि P
ये जो P है, P इक्वल्स टू क्या, PT यानी टोटल प्रेशर माइनस P इनिशियल, PT माइनस PI यानी टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए 10, A इक्वल्स टू क्या है, PI, जो अभी आपको यहाँ पे समझाया गया। इनिशियल प्रेशर को कहेंगे कि A हो गया, और A माइनस एक्स क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर माइनस P हो गया। तो इनिशियल प्रेशर PI माइनस P का वैल्यू आपने यहाँ से क्या निकाला है, PT माइनस PI लिख दिया। सॉल्व कीजिए तो 2PI माइनस PT हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उस वैल्यू को आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो K होता है, K इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब दिए रखे होते हैं A और A माइनस एक्स, तो इस तरीके से इक्वेशन होता है। तो A के जगह पे PI लिखेंगे आप इनिशियल प्रेशर, और A माइनस एक्स के जगह पे लिखेंगे ये जो आपने अभी पीछे निकाला है। तो K इक्वल्स टू इतना। अब आपको कुछ मेहनत नहीं है करने के लिए, जितना PI पता है आपको। इनिशियल प्रेशर क्या है, जब एक्सपेरिमेंट 1 था, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इनिशियली जब था तो उसका प्रेशर कितना था, 0.4 ATM था, और टोटल प्रेशर फिर क्या हो गया 0.7, यानी आफ्टर टाइम T 0.7 ATM, और T 100 सेकेंड है। देखिए पीछे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे 100 टाइम्स, तो 0 का तो कोई यहाँ वैल्यू नहीं, इनिशियली है, तो ये 100 लेके चलेंगे T। तो बस यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को लिख दिया गया और सॉल्व कर दिया गया। सॉल्व करेंगे आप तो आपको आएगा 1.387 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ही होता है माइनस सेकेंड, यानी पर सेकेंड, माइनस सेकेंड नहीं पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। यही एक सबसे अलग होता है, इसमें मोल नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए इसमें मोल का कोई यूज़ रह नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे पहले भी जो आपको पीछे पढ़ाया मैंने कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है कि जब एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेटेड एनर्जी ले लेगा रिएक्टेंट, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है जिसको गेन करना बहुत ज़रूरी है रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट पहले उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पाता है, तब फिर ग्राफ नीचे की ओर जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, व्हेन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दे रिक्वायर द एनर्जी टू अचीव ET। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। आफ्टर अचीविंग द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA, they react to an activated stage, they reach to an activated stage। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए HH लिया, II लिया, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी पालेगा आपका रिएक्टेंट, तो वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि एक तरफ से बॉन्ड टूटता हुआ दिखता है, दूसरी तरफ से बॉन्ड बनता हुआ दिखता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हुआ, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो H2 और I2 रिएक्ट किया तो HI बना, जो कि आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डायग्राम से कैसे शो करते हैं इसको, ये देखिए। अभी जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था और बोला भी था कि आगे ये बताऊंगी आपको। तो देखिए ये ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन है, मतलब कि कोऑर्डिनेट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर दिखाया गया आपको कि ये पिक है, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी गेन करेगा रिएक्टेंट, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये एनर्जी पहुँचेगा, अगर आपका ये रिएक्टेंट जब तक यहाँ पहुँचेगा नहीं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहीं पे बनता है। ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी हाईएस्ट एनर्जी है, इस एनर्जी को पा लेता है और तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम है, डायग्राम में कोई मेहनत नहीं है। रिएक्टेंट एक पीक पे जाएगा, उस पीक के बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और इस पीक को ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट ने जो पाया है उसको एक्टिवेशन एनर्जी
कहते हैं। और यहाँ देखिए आप, जो रिएक्टेंट का ये पोजीशन और प्रोडक्ट का ये पोजीशन, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी। यहीं से डिसाइड होता है आगे का कहानी। तो वो सब इस क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए इसको करेंगे नहीं। सिर्फ आप जानिए कि एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है। मतलब इसी से पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसका पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अभी तक मैंने एक भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं दिखाया था। फॉर अ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रेट इक्वल्स टू KAB2। ओके, तो क्वेश्चन ए दिया है इसमें, हाउ इज द रेट रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसे आपने किया वैसे है। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया हल्का। और सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीटेशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक बात बता दूँ आपको कि अगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए तो वो सारे क्वेश्चंस का क्या होता है ना कि यहाँ पे ऐड करके दे दिया। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, उसको 2 पार्ट में कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कर दिया, 2 क्वेश्चन जोड़ दिया और हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली क्या है, अलग अलग 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक जगह एग्रीगेट हो गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसलिए 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन को कीजिए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। जैसे पीछे पढ़ाया था, आपको बताया था अभी जस्ट पहले, कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कीजिए तो 4 टाइम्स हो गया। तो पहला सॉल्व हो गया हम लोगों का ए, तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेट हो जाएगा। और बी नंबर पे देखिए, ये समझिएगा बी क्या है, इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देन द रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जो भी जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन लार्ज एक्सेस हो गया, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो वो डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा, बी पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इतना ना ज़्यादा हो गया ये कि ए का कॉन्सेंट्रेशन का कोई मीनिंग रह नहीं गया। तो एज बी क्या है, बी पे पावर 2 है, विल बी द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखिए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन विल बी 2। ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ए पे डिपेंड ही नहीं करना है, 2 सिर्फ इस पे करना है। जैसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में होता है ना, वही चीज़ है ये। जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, लार्ज एक्सेस जो होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो आप पढ़ते हैं तो उसमें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है वो, क्योंकि H2O का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे वाटर का। ठीक है, तो उसी तरीके का ये चीज़ था। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए ही इस क्वेश्चन को लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने बात सुन ली, आपके समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक एड ऑन कर देती हूँ आपको कि कुछ न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स के मैंने पहले भी बता रखे हैं, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। सारे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं मेरे, वो सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लें, आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो लिखा था क्वेश्चन उसको तो बना लें। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया। टी क्या है, 50% कंप्लीटेशन 30 मिनट में। ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस वैल्यू पुट करते जाइए। के इक्वल्स टू इनिशियली 100 है, क्योंकि परसेंटेज में जब दिया होता है तो इनिशियली हम लोग 100 मान लेते हैं, उसमें से 50% निकल गया, यानी 100 में से 50 बाहर हो गया। तो बस ए माइनस एक्स की जगह 100 माइनस 50 किया, सॉल्व कीजिए, log 2 आया, तो इतना वैल्यू दे दिया। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए हैं पूरे डिटेल में समझा के, उसका लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, उसी रिएक्शन के लिए 90% कंप्लीटेशन के लिए टाइम कितना जाएगा भाई मेरे, तो चूँकि सेम रिएक्शन है इसलिए रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको के का वैल्यू यहाँ आपने निकाल लिया है, तो के सेम होगा, सेम रिएक्शन है इसलिए के नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे 0.023 लिख दिया। फिर टाइम हमें निकालना है, टाइम टी रह गया। लॉग इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 100 इनिशियली 100 था, 100 में से 90 चला गया, 90% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, तो 0 कट गया। मतलब सॉल्व किया आपने इसे तो आपको आएगा 100.13 मिनट। ओके,
तो ये आपने बना लिया क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब एक और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखिए, समझिए इसको कैसे दिया है। कंसीडर द रिएक्शन आर गिव्स पी फॉर विच द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विद द टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। दे दिया ग्राफ, ओके, दिख रहा है आपको ग्राफ, आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा ग्राफ है, जस्ट आपने पीछे देखा है। तो इसमें कह रहा है क्या क्या, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड कह रहा है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेटेड। ठीक है, समझ गए, जस्ट ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी। ई क्या है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपको, देखिए A नंबर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप जाके देखें, अभी जो पीछे अभी बताया है उससे आपका ये फर्स्ट सेकंड, A का फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, स्लोप -K, इंटरसेप्ट R0। ओके, तो ये चीज़ उसी से कर लेंगे। तो यही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको 2-3 मार्क्स का ऐड ऑन करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ये थोड़ा अलग है, चूंकि अभी तक बताया नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ आपको। बी जो है गिवन T1 दिया है, T2 दे रखा है, K2/K1 जो देखा आपने कि क्वाड्रपल्स दिया हुआ था, इसका मतलब यही है। क्वाड्रेटर मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 होता है ना, तो वही चीज़ है, 4 हो गया। R गैस कांस्टेंट होता है, आपने लिख दिया। ये वैल्यू आपको याद रखना होता है, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है इसका वैल्यू। ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। बस अब आपको क्या करना है, अर्हेनियस का इक्वेशन लगा देना है, log K2 K1 EA 2.303 R, ये मतलब ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए EA निकलेगा आपका 52.86294 किलो जूल पर मोल। तो सॉल्व कर लीजिए इसे अच्छे तरीके से, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इतना मतलब पूरी कोशिश की है मैंने, जितना भी टफ क्वेश्चंस है या आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन CBSE में कैसा आता है, आपका MCQs कैसा आया था, उसी बेसिस पर मैंने आपको ये पूरा होल सिलेबस कवर करवाया है केमिकल काइनेटिक्स का टर्म 2 का। ठीक है, पूरी कोशिश की है कि पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी आंसर करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें कि हाँ मैम ऐसा वीडियोज और भी प्रोवाइड कर दीजिए, सारे चैप्टर्स का कर दीजिए, ताकि मुझे भी उस वीडियो को बनाने में बहुत आनंद का अनुभव हो और बनाने में मज़ा आए। तो चलिए लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।